नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का टॉपिक है इकाई 4 जो कि वैचारिक पृष्ठभूमि है। वैचारिक पृष्ठभूमि के अंदर एक जो पार्ट है जो हिंदी गद्य के प्रारंभ में आता है, खड़ी बोली आंदोलन, जिसकी चर्चा करेंगे हम। एनटीए नेट जेआरएफ में तो एक इकाई स्पेशलाइज कर दी गई है, लेकिन इसके इतर बहुत सारी परीक्षाएं हैं जहाँ पे यहाँ से प्रश्न आते हैं, लेकिन जो सिलेबस है उसी के अंतर्गत इसको माना जाता है। यहाँ पे तो बहरहाल थोड़ा सा अलग ही कर दिया गया है, लेकिन जो प्रश्न है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और सदैव आते रहे हैं। तो वैचारिक पृष्ठभूमि के विचार भूमि पर हम चलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे खड़ी बोली की विकासशीलता जो थी वो कहाँ से आई, खड़ी बोली आंदोलन के रूप में कैसे खड़ा हुआ। जिस आंदोलन की चर्चा करेंगे उसका सीधा सीधा जो उद्देश्य है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की यात्रा से और सरस्वती पत्रिका के संपादन के बीच का समय है। और इसके भी इतर अगर हम बात करें तो 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, भाषा मुंशी के रूप में लल्लू लाल और सदल मिश्र जी का आना, और 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म लेना, 1868 से कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन था, और हिंदी साहित्य की जो बागडोर थी उसकी एक जो धारा थी उसमें एक नए विचारशीलता के रूप में उत्पन्न होना, यानी 1800 से 1868 के बीच का जो समय है जहां पे पत्रकारिता भी चरम पर पहुंच जाती है, हिंदी का गद्य साहित्य का लेखन भी चरम पर पहुंच जाता है, और इसके अतिरिक्त कहीं न कहीं काव्य की भाषा के रूप में भी वो अपना प्रभाव छोड़ने लगता है। तो इस यात्रा तक की हम बात करेंगे तो 1800 से 1868 के बीच, या 1800 से 1850, या 1800 से 1857, जैसा कि स्वाधीनता संग्राम हुआ, और स्वाधीनता संग्राम के जो पहले का समय है वो एक आंदोलन के रूप में रहा, जहां पर कोई स्थायित्व तो नहीं मिल सकता। ना तो रीतिकालीन विचारधारा रही वहां पे पूर्णतया मुखर और प्रखर रहेगी, और ना ही वहां पे नई या आधुनिकता वहां पे प्रखर रहेगी। चलिए इन्हीं बिंदुओं के साथ प्रारंभ करते हैं खड़ी बोली आंदोलन की इस आंदोलनकारी विचार नीति का चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत रहेगा। जी हाँ, और अगर हम इसमें एक छोटी सी बात तो है कि खड़ी बोली का पहला कवि किसे माना जाता है, इसको बिल्कुल निर्विरोध रूप से हम स्वीकार करते हैं, और वो हमारे परम पूजनीय अमीर खुसरो जी हैं। खुसरो रहे सुहाग की जागी पी के संग, ये तन जो ये बात है, ये जो कथन है, प्रकथन है, वो 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास से उनकी भाषा में मिलेंगे। लेकिन इसके बाद में उस खड़ी बोली का रूप कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। अवधि और ब्रज एक छत्र राज करती है, और ब्रज को ही अगर कहते हैं तो एक ही काव्य भाषा जो भक्तिकाल से, यानी भक्तिकाल से और ये आधुनिक काल के भारतेंद्र युग तक अपने वर्चस्व में रहती है, तो किसी और भाषा की चर्चा नहीं होती। खड़ी बोली सीधे सीधे अगर हम कहें, अब चलिए हम इसके वर्तमान रूप पे आते हैं। प्राचीन पृष्ठभूमि तो मित्रों हो गई। इसके बाद हम देखते हैं खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का एक पूर्व रूप है। खड़ी से खरी का अर्थ भी लगाया जाता है। खरी खरी यानी शुद्ध साहित्यिक, खरी खरी का भी अर्थ लगाया जाता है, और अर्थात शुद्ध अथवा ठेठ हिंदी बोली। खड़ी से क्या होता है, खरी, और हम क्या करते हैं, खरी खरी, जैसे एक मुहावरा है, खरी खरी सुना देना, यानी सीधे सीधे शुद्ध शुद्ध शब्दों में, साफ साफ शब्दों में बोल देना। उस मुहावरे का रूप में देख ले तो खरी का अर्थ शुद्ध शुद्ध या साफ साफ। तो खरी शुद्ध और ठेठ बोली को भी कहा जाता है। वर्तमान समय में मानक हिंदी है हमारी, जो कामकाजी भाषा है, उसके रूप में हम खड़ी बोली की बात करते हैं। और अगर हम क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, जिसको कौरवी क्षेत्र, कौरवी प्रदेश, कौरव प्रदेश कहा जाता है, उस क्षेत्र की भाषा है, सौरसेनी से निकली हुई है। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे यह परिनिष्ठित पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। कौन सी हिंदी का एक रूप है? परिनिष्ठित पश्चिमी हिंदी का एक रूप है, जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि की गई है। जी हाँ, पुनः देखते हैं शिलालेखों और ताम्रपत्रों में प्राचीन रूप की चर्चा करेंगे जब मित्रों। तो प्राचीन रूप में क्या है हमारे पास शिलालेख हैं, ताम्रपत्र हैं, भोजपत्र हैं, सिद्धों व नाथों की बानियों में भी यह जो भाषा है वह मिलेगी। बानियों का मतलब क्या है कि मूल रूप से तो उसको हम अपभ्रंश ही कहेंगे, लेकिन जो रूप है या शब्दों की जो बनावट है, जो उस समय की जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, जो स्टाइल थी कहन की, उसमें कहीं कहीं हमको सिद्धों और नाथों की बानियों में भी
इसके रूप दिखते हैं। जैन कवियों में भी हमें यह परिलक्षित होती है और राजस्थान के जो वात और ख्यातों में जो साहित्य है वहां पे भी हमें इसकी चर्चा मिलती है। फिर देखते हैं चारणों के जो चरित काव्य हैं। चरित काव्य, अब मित्रों चरित काव्य की चर्चा करेंगे जो एक बहुत महत्वपूर्ण देन है। स्वयंभू, अब्दुल रहमान, विद्यापति आदि कवियों में भी काव्य के रूप में खड़ी बोली के नमूने प्राप्त होते हैं। सम्मिश्रित खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो नामदेव, त्रिलोचन, साधना, कबीर के आदि के सदुक्कड़ी भाषा में हुआ। अब देखिए सदुक्कड़ी भाषा की अगर हम चर्चा करें तो इसमें हमें कुछ ठेठ हिंदी के शब्द मिलते हैं और वो ठेठ हिंदी के शब्द जो हैं वो कहीं ना कहीं जो नाथ सिद्ध हैं उन्हीं के बढ़े चढ़े हुए रूप हैं, तो उनकी चर्चा हो जाती है। तो प्राचीन काल में ऐसा नहीं था कि हम सीधे सीधे राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ से ही हम खड़ी बोली या हिंदी गद्य से ही हम खड़ी बोली मान लेंगे। उसके तत्व हमें प्राचीन रूप में भी मिलते हैं, जो कि कबीर के साहित्य में ठीक खरे खरे शब्द मिलते हैं, उनका साहित्य प्रमाणिक भी है और वहां पर शब्द की चर्चा भी है। शुद्ध खड़ी बोली जो हिंदवी बोली है उसके पुराने नमूने सरफुद्दीन, अमूर खुसरो और बंदा निवाज गेलुस धराज की रचनाओं में मिलते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है जो प्रमाणिक है और शुद्ध रूप है वो अमीर खुसरो का है। इसमें कोई संशय नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक रूप से हम प्राचीन काल का सबसे महत्वपूर्ण खड़ी बोली का कवि या खड़ी बोली का वेत्ता अमीर खुसरो जी को स्वीकार कर सकते हैं। पुनः देखते हैं जो पुनरुत्थान है 19वीं शताब्दी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वहां पे हम देखेंगे खड़ी बोली निम्नलिखित स्थानों के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, जिसमें मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला, कलसिया, पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर और मुरादाबाद। तो मूलतः कहाँ का क्षेत्र है? ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है जिसको कौरव प्रदेश कहा जाता है। लेकिन उससे जो लगा हुआ जैसे जो जिले हैं इसमें मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, ये सब दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र हैं। इसमें देहरादून का मैदानी भाग भी आ जाता है जो दिल्ली से इर्द गिर्द में आता है। अंबाला, कलसिया, पटियाला भी उसी क्षेत्र में आ जाता है और बरेली, रामपुर, मुरादाबाद ये तो उसके क्षेत्र में आता ही है। लेकिन बरेली से जब हम लखनऊ की तरफ बढ़ते हैं तो शाहजहांपुर में भाषा बदल जाती है और बरेली के जो उत्तर का क्षेत्र है जिसमें तू मैं की बात होती है, तूतीय हिंद जिसको कहा जाता है, तो इन प्रकार की जो भाषा है ये खड़ी बोली के अंतर्गत ही आती है। लेकिन मुख्य जो क्षेत्र है, जो अगर हम सेंट्रल रीजन कहें या उसका मूल प्रदेश कहें, तो वो दिल्ली का ही क्षेत्र है जिसको कौरव प्रदेश कहा जाता है। फिर हम देखते हैं आगे मेरठ की खड़ी बोली आदर्श खड़ी बोली, वही क्षेत्र मैंने जो आपको बताया जो कौरव प्रदेश के अंतर्गत आएगा, वही प्रदेश इसमें भी है। तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मेरठ का आदर्श रूप में माना जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मुजफ्फरपुर और सहारनपुर की बात करें तो वहां पे हरियाणवी की झलक मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले पानी। जो कहन है, जो कहने का जो टोन है, स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, तो स्टाइल जो है जिसको शैली भी कहते हैं हम हिंदी में, तो वो जो शैली है वो चार कोस पे, हर चार कोस पे बदलती जाती है, वो टोन चेंज होता जाता है। ग्रियर्सन जी की चर्चा करते हैं। अब देखिए नामकरण, हम बिल्कुल एक क्रमवार चल रहे हैं। हमने आपको खड़ी बोली का रूप बताया, इसके बाद में हमने चर्चा की उसके प्राचीन रूप के बारे में, किस प्रकार से पुनरुत्थान होता है, ब्रज के वर्चस्व के बाद में किस प्रकार से 19वीं शताब्दी में वर्चस्व रहता है, पुनरुत्थान होता है, नए केचुल में आती है। नामकरण की चर्चा करते हैं। अब नामकरण में ग्रियर्सन ने इसे क्या कहा? 1888 के इतिहास में वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, यानी अब एक रूप जो 1800 ईस्वी के आसपास में एक नया रूप जो बन रहा था वो क्या था? हिंदुस्तानी भाषा का। क्योंकि हम 800 वर्षों का जो हमारा त्रासदी का काल था या हमारी परतंत्रता का काल था, जिसमें मुस्लिम बाहुल्य रहता है, जो मुगल साम्राज्य रहा, खिलजी वंश रहा, जो तमाम प्रकार के जो लोधी वंश रहे, इन सभी प्रकार के वंशों में ने हमारी भाषा पर अपना अधिकार जमा लिया, या अधिकार नहीं भी जमा पाए लेकिन तब भी एक प्रभाव छोड़ दिया। तो हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा को हम क्या कहेंगे? हिंदुस्तानी कहेंगे। बड़ा मित्रों द्वंद्व रहता है इस हिंदुस्तानी भाषा पर। कुछ ऐसे आंदोलन भी होते हैं जिनके लिए ही हम यह खड़ी बोली आंदोलन पढ़ रहे हैं, और कोई आवश्यकता हमारे पास दोस्तों इस आंदोलन को पढ़ने की नहीं थी। सुनीति कुमार चटर्जी की बात करें तो इसे जनपदीय हिंदुस्तानी के नाम भी दिया गया। दोनों नाम आप नोट करते रहिएगा। ग्रियर्सन ने कहा वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, सुनीति कुमार चटर्जी जनपदीय हिंदुस्तानी।
खड़ी बोली अनेक नामों से अभिहित की गई। यथावत हिंदुई भी कहा गया, हिंदवी भी कहा गया, दक्षिणी, दखनी या दकनी भी कही गई, जिसमें रेखता जो मूलतः उर्दू है उसको रेखता भी कहा गया। और यामिनी भाषा भी लल्लूलाल जी इसको कहते हैं। हिंदुस्तानी, 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 ये अरबी और फारसी जो अलग अलग साहित्यकार थे उनके जो बोलने का तरीका था उसमें इसके अलग अलग नाम होते चले गए। अब आइए फिर चटर्जी जी की भी बात करते हैं। उन्होंने साधु हिंदी या नागरी हिंदी के रूप में भी साहित्यिक हिंदी या साहित्यिक खड़ी बोली को नाम दिया। ग्रियर्सन ने इसे हाई हिंदी कहा। मित्रों ये सब एनटीए के लिए महत्वपूर्ण है, नामकरण से प्रश्न आने की पूरा प्रबल संभावना है। फिर देखते हैं अब मतभेद हुए। जब तमाम साहित्यकार हो गए तो मतभेद होते हैं। हिंदी कुछ विद्वान खड़ी शब्द से कर्कशता, कटुता, खरापन, खड़ापन या इसको देहाती ठेठ, खरा खरा सुना देना, यानी मतलब जो एक तरीके की गाली देना, या फिर इसको कर्कशता जिसमें एक कर्कश वाणी या सुनाने का मतलब होता है कि उसमें डांट देना, तो उसमें कर्कशता नजर आएगी, कटुता नजर आएगी, खरापन होगा, खड़ापन होगा, लेकिन नहीं, जो रूप है वो कहीं अलग है। फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ उर्दू सापेक्ष मानकर उसे अपेक्षाकृत इसे प्राकृत शुद्ध ग्रामीण ठेठ बोली मानते हैं। विद्वान खड़ी का अर्थ, अब देखिए यहाँ पे जो उसका अर्थ मूलतः है वो हम चर्चा करते हैं। अर्थ सुस्थित, प्रचलित, सुसंस्कृत, परिष्कृत और परिपक्व ग्रहण करते हैं। विद्वान उत्तरी भारत की ओकारांत प्रधान ब्रज आदि बोलियों को पड़ी बोली और इसके अतिरिक्त देखिए ब्रज का क्षेत्र जो मथुरा आगरा का क्षेत्र है उसकी जो ब्रज भाषा है उसको क्या कहते हैं, पड़ी बोली, और पड़ी के विपरीतार्थक में खड़ी बोली, तो इसको खड़ी बोली कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ लोग रेखता शैली को पड़ी और इसे खड़ी मानते हैं। ग्रियर्सन लिखते हैं कि यह समय हिंदी खड़ी बोली भाषा के जन्म का समय था जिसका आविष्कार अंग्रेजों ने किया। वो सीधा सीधा श्रेय, क्योंकि ग्रियर्सन का जो जितना भी साहित्य हम पढ़ेंगे उसमें इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार जो उस समय का जो धर्म था उनका जो ईसाई मत था उसका प्रचार प्रसार, हिंदी साहित्य पर उसका प्रभाव मानते हैं, और खड़ी बोली में अंग्रेजों का। तो ये तो एकांगी है, इसकी चर्चा हम करेंगे भी और नहीं भी करेंगे, दोनों ही बातें हैं। तो एकांगी साहित्य की जो उतनी सजगता नहीं है, इसका साहित्यिक गद्य रूप के रूप में जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो गिलक्राइस्ट की आज्ञा, गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी भाषा का प्रोफेसर जो हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त किए गए 1800 ईस्वी में, की आज्ञा से लल्लूलाल जी ने अपने प्रेम सागर में किया। और प्रेम सागर के साफ साफ शब्दों में प्रेम सागर पर यह अंकित भी है, जो उसका अगला प्रकाशन हुआ, अगला संस्करण हुआ, वहां पर साफ साफ खड़ी बोली लिखा हुआ भी है। लल्लूलाल, सदर मिश्र दोनों ही खड़ी बोली के उन्नायक के रूप में, अब आंदोलनकारी, देखिए यहीं से हम आंदोलन की चर्चा करेंगे और सभी बिंदु आप तक पहुंचाएंगे। लल्लूलाल और सदर मिश्र को खड़ी बोली के उन्नायक के रूप में माना जाता है, नासिकेतोपाख्यान सदर मिश्र। और अब देखिए यहाँ पे अब प्रतिष्ठापक कौन कौन है, लल्लूलाल जी, सदर मिश्र, ईसा अल्लाह खां, मुंशी सदासुखलाल। अब सबकी जो भाषा है, ईसा अल्लाह खां जी की बात करें तो उनकी भाषा को चटकीली मटकीली चलती फिरती हिंदी के रूप में कहा जाता है। सदासुखलाल जी भी कुछ इस तरह की ही हिंदी लिखते थे। कहीं कहीं हमें उर्दू बहुला हिंदी मिलेगी, कहीं कहीं हमें हिंदी बहुला उर्दू मिलेगी, यानी दोनों का सम्मिश्रण अवश्य रहेगा। सबसे निकल करके जब उर्दू आई तो वो 1903 में ही उसका हमें जो सार्थक रूप मिला, जब सरस्वती पत्रिका का संपादन का दारोमदार हमारे परम पूजनीय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कर कमलों में जाता है, तब उसका साहित्यीकरण होता है, उसका व्यवस्थीकरण होता है और एक नए पथ पर हमारी मातृभाषा हिंदी बढ़ती है। लेकिन इसके पूर्व की चर्चा करें तो इसके पूर्व जो हिंदी का रूप है वह अस्त व्यस्त ही रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसी के लिए लेकिन वो काल जो है वो 100 वर्षों का काल बहुत महत्वपूर्ण है का जो हिंदी को आज वर्तमान स्थिति में लाने के लिए। तो 4 लोग हैं, लल्लूलाल, सदर मिश्र भाषा मुंशी के रूप में थे, हिंदुस्तानी भाषा को इसमें या जो साहित्यिक ग्रंथ थे उनके अनुवाद के लिए इनका नाम आता है, गद्य की स्थापना के लिए आता है, लेकिन गद्य के 4 प्रतिष्ठापक के रूप में ये आता है। प्रारंभिक आधार किसने दिया, लल्लूलाल, सदर मिश्र, ईसा अल्लाह खां और मुंशी सदासुखलाल। इसका मूल कारण यह भी था कि हिंदी गद्य अपने वर्चस्व में था, मूल कारण यह भी था कि ब्रज से अब
निखर करके हम नई हिंदी की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि अब भाषा पर पूरा प्रभाव हमारी अरबी फारसी शैली का भी हो चुका था, उर्दू का भी हो चुका था। तो भी हम यह भी कारण हो जाता है कि हम एक नए भाषा की ओर बढ़ रहे थे। तो प्रारंभिक आधार, लेकिन 1823 में जन्मे सर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और 1826 में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह का योगदान भी महत्वपूर्ण रहता है। उर्दू बहुला हिंदी के समर्थक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं और राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक रहते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक और नाम आता है, हम बिल्कुल उनका नाम बिना लिए इस आंदोलन को पूरा नहीं कर सकते। नाम है नवीन चंद्र राय। और पंजाब, जो इस समय जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का मिला हुआ जो रूप था, पंजाबी जिस जहां पर बोली जाती थी वहां पर भी हिंदी के कट्टर समर्थक और उर्दू के कट्टर विरोधी नवीन चंद्र राय का नाम आता है। हमने यहाँ पे अंकित नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, वह भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पर। जी हाँ, ये 1850 तक की समयावधि की चर्चा हमने करी, जहाँ पे जो खड़ी बोली है वो अपने प्रारंभिक रूप में है, जो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्रारंभिक आधार देने के लिए यहाँ पे नाम आता है। पत्र पत्रिकाएं बढ़ चुकी थी। द बंगाल गजट आता है 1826 में, हिंदी का पहला समाचार पत्र जुगल किशोर के द्वारा उदंत मार्तंड आता है। तो यह भी खड़ी बोली के स्थापना में नाम कमाता है। इसके बाद में फिर प्रजाहितैषी, बुद्धि प्रकाश और तमाम सारे जो समाचार पत्र हैं आते हैं। लेकिन जो स्थिति परिस्थितियां बनती हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय के बाद में, जहां पर गद्य में शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो काल में। और उसके बाद में फिर नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। गद्य और पद्य दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली का नाम आ जाता है। और श्याम सुंदर दास 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। 1896 नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना होती है। इन सभी रूपों के द्वारा जब श्याम सुंदर दास का नाम लेंगे तो भाषा का व्याकरणिक सुधार होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी उसका साहित्यीकरण कर देते हैं। और इन सभी प्रकार से मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसके कई आधार है खड़ी बोली के विकास के। हिंदी गद्य साहित्य का विकास, नवीन विधाओं का प्रारंभ, प्रेस की स्थापना, पत्र पत्रिकाओं का प्रारंभ हुआ विकास, अनुवादित रचनाओं का भी विकास, शिक्षा में, विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति सभी में गद्यमयी पुस्तकों का प्रचार, और आगे चलकर यही भाषा मानक भाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गई। सरकारी कामकाजी भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होने लगा। उर्दू के विरोधी जो भाषा थी वो हिंदी थी और हिंदी का रूप जो था वो खड़ी बोली था। तो इन सभी स्थितियों परिस्थितियों में हम एक नए आंदोलन की तरफ बढ़ चुके थे। सरस्वती पत्रिका के संपादन के बाद हम इसकी एक मूल धारा में बढ़ने लगे और एक जो समय था वो खड़ी बोली का ही बोलबाला हो गया। और वर्तमान समय में जिस हिंदी की गोद में हम पले बड़े हैं, जिस हिंदी माँ की गोद में हम खेल रहे हैं, वह अपने निर्धारित रूप में है। और खड़ी बोली की आंदोलनकर्ता आप सभी से मेरा अनुरोध है, हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मना चुके हैं, हिंदी पखवाड़ा हम मना चुके हैं। इन सभी का तभी औचित्य है जब हम हिंदी के समर्थक रहेंगे, हिंदी को अपनी मातृभाषा या अपनी हम सुधरेंगे जग सुधरेगा जैसी स्थिति में रहेंगे। हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी लिखेंगे और हिंदी में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। गुरुचल एकेडमी में मैं प्रभात मिश्रा आप सभी के साथ सदैव उपस्थित रहूंगा। हिंदी साहित्य की सजगता का ध्यान रखते हुए ये चैनल आपका सदैव लाभ करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।